नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चंद। इंडिया पाकिस्तान के बाद ईरान इजराइल, देयर सीम्स टू बी अ पैटर्न। कुछ चल रहा है यहाँ पर, जिसको हमने काफी टाइम पहले आपके साथ कवर किया था, वेयर वी सेड कि भाई ये पूरा दुनिया रीसेट हो रही है। सो रीसेट जब होगी तो ये सब चीजें होंगी एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेन दैट अ लॉट ऑफ प्लेसेस विल गो थ्रू। कितना पेन, किसका प्लान, कैसे ये सब कुछ हो रहा है और भारत का क्या रोल है, इसके अंदर थोड़ी बात करते हैं आरएसएन साहब से। सर जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू शो। नमस्कार, नमस्कार। तो सर ये क्या हो रहा है सर? क्या व्हाट इज द डीप प्लान दैट इज हैपनिंग हियर? बिकॉज़ पूरा रीजन इज इन टर्मोइल। द एंटायर, मतलब अभी अगर आप देखेंगे वेस्ट एशिया रीजन, इंडिया पाकिस्तान रीजन, सब मतलब रो रहे हैं एकदम। स्पेशली ये जो रेडिकल स्टेट्स हैं, व्हाट इज हैपनिंग सर? हुँ, अभी ये क्या हो रहा है, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया रीसेट। तो ये रीसेट हो रहा है, बहुत पहले से ओवरड्यू था। क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन टूट, तो आपको मालूम है कि उसको तोड़ने के लिए पूरी एक व्यवस्था बनाई गई थी। एक स्ट्रैटेजिक नेटवर्क बनाया गया था। एक खास जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बनाया गया था, जिसका आर्किटेक्ट था ब्रेजनेस्की। तो ब्रेजनेस्की वाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू जिमी कार्टर, और वो प्रोवोक कर रहा था इसको, सोवियत यूनियन को, कि आप किसी तरह से इन्वेड करें यहाँ पे अफगानिस्तान को। उधर भुट्टो को भी इन्होंने प्राइम किया था। तो भुट्टो तो आपको मालूम है कि he was quite close to the Soviet Union. Very few people know about it. Very few people, appreciate the fact that Sheikh Mujib, Indira Gandhi, and Bhutto, they were allied actually during the 71 war. तो उसको झांसा दिलवाया भुट्टो से कि भाई ऐसा है, आप वार्म वाटर पोर्ट्स ले लीजिए इधर आके। और बड़ी जरूरत थी वार्म वाटर पोर्ट्स की। तो उस समय ये वार्म वाटर पोर्ट्स का मसला था। आज ग्वादर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला है। तो ब्रेजनेस्की ने काफी प्रोवोक किया, छोटे छोटे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, कुछ और ऑपरेशंस करके, प्रोवोक करके, डिप्लोमेटिकली अदरवाइज। और जैसे ही सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, उसी समय वो जिमी कार्टर के पास गया कि बोला कि हियर इज योर वियतनाम, और अब आप, वी विल डू अ वियतनाम टू द सोवियट्स। तो वहां से, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे शेल्फ में यहाँ पर ब्रेजनेस्की की लिखी हुई किताब है, उसमें ये पूरी ये वाक्या दिया हुआ है। तो वो एक जमाना था, द ईयर वाज 1979। और आई डोंट नो, किसी ने इस पे कभी कोई किताब नहीं लिखी, द ईयर दैट वाज 1979। बहुत कुछ हुआ था 1979। ईरानियन रेवोल्यूशन भी उसी समय हुआ था। उस समय आपके उस मक्का पे अटैक उसी समय हुआ था 1979 में, अगर आपको याद होगा। एंड सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हैपेंड इन 1975। तो वो एक कोल्ड वॉर मशीनरी तैयार की गई। जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप एक बनाया गया। उस लैंडस्केप का आर्किटेक्ट, जैसा मैंने कहा, कि वो ब्रेजनेस्की था। और अ, इनको ये मालूम था कि सऊदी अरेबिया के पास तब तक पेट्रो डॉलर्स आ गए थे। उसके उससे उन्होंने जिहादी मशीन बनाया, और जिहादी मशीन को पीछे से इन्होंने सपोर्ट किया। ये देवर इनफैक्ट लाइक प्रॉक्सीज, बट वही दो जिहादी मशीन को वील्ड कौन कर रहा था? आईएसआई। तो बहुत जरूरत थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, पाकिस्तान की, बिकॉज जिहादी मशीन वो तो नहीं वील्ड कर सकते थे ना। तो इसलिए वो पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। एंड पाकिस्तान, जियाउल हक वाज
वेरी मच विलिंग टू डू इट। और जियाउल हक को वो कल्टीवेट करना शुरू कर दिए थे जब वो व्हेन ही वाज कमांडिंग ब्रिगेड इन जॉर्डन। और आपको मालूम है कि उस दैट टाइम ही हैड बूचर्ड द पैलेस्टीनियंस एंड ही वाज नोन एज बूचर ऑफ पैलेस्टाइन। और आज आपने देखा होगा कि जो मिसाइल्स फायर हो रहे ईरान से, वो जॉर्डन ने उनको इंटरसेप्ट करने में काफी मदद दी है इजराइल को। तो ये आप उसको फिर ये लाया गया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सीआईए ने भुट्टो को मरवा के उसको फिर पावर में लाया गया, जियाउल हक को। एंड देन दैट मैन डिलीवर्ड। उसने डिलीवर किया और उसके बाद से एक सबसे बड़ी समस्या तब आई थी कि सोवियत्स के पास जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर वो इंप्लॉय करेंगे अफगानिस्तान के बैटलफील्ड में, तब ये क्या करेंगे? जिहादी से तो ये लड़वा लेंगे, वो दे दो तरह तरह के उनके रॉकेट लॉन्चर देंगे, बाद में स्टिंजर मिसाइल्स दिया विच चेंज द गेम। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तो भाई एक फॉर्मल स्टेट का जरूरत होता है ना, वो कहां से आएगा? और उस रीजन में कोई भी उस समय तक न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी किसी ने डिक्लेयर नहीं किया था हमारे रीजन में। सो द अमेरिकन मूव्ड देयर F-16। जिया को बोला कि F-16 मैं दे रहा हूं, और हम लोग भी लैप्ड इट अप। हमने कहा ये देखो ये पाकिस्तान को आर्म कर रहा है। एक्चुअली दे गेव इट विद द कैविएट दैट यू विल नॉट यूज इट अगेंस्ट इंडिया। ये बड़ा स्ट्रेंज कैविएट था, उसी समय हमको बात समझ में आ जानी चाहिए थी। और दूसरा, उन्होंने जिया को कहा कि ऐसा है कि आ, हमारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हम ला रहे हैं और हम उसका हिफाजत करेंगे, हम देखभाल करेंगे तुम्हारे टेरिटरी से। तो ये इसकी तो आदत पड़ चुकी थी पाकिस्तान को। वो शुरू से ही वो जो U-2 जो एयर स्पाई प्लेन्स थे वहां से ऑपरेट करते थे पेशावर से, तो उनका दैट देयर वाज नो बिग डील फॉर दैट। ठीक है ना? तो देयर वाज प्रेसिडेंस टू दिस, तो उसमें कोई दिक्कत हुई नहीं। तो उन्होंने लाके उसको रख दिया। अब वहां जाके उन्होंने उसको रख दिया, तो अब वहां पड़े हुए थे। इट सूटेड द अमेरिकन की ये न्यूक्लियर बॉगी आप बनाए रखें इसको, कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। ये बोगी था सर। और ये बोगी जो था वो इसलिए जरूरी था कि दे वांटेड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बैलेंस प्लस दे वांटेड टू हैव लिवरेजेस बोथ ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भाई अपने क्लाइंट स्टेट को जब आप उससे इतने मदद ले रहे हो, उसका आपने जमीन ले लिया, बोला कि ये यहाँ पर हमारे न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, ये होंगे, तो आप उसको एवज में कुछ तो उसको एश्योरेंस दोगे। तो एश्योरेंस था कि भाई कश्मीर देखो, कश्मीर हमने ये सब वो हम करते रहेंगे, कश्मीर का मुद्दा वो हम तुम्हारा डाइल्यूट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि भाई हमको भी लोकल स्टैंड आई तो होना चाहिए ना यार, कुछ जिंदा रहने के लिए। तो कश्मीर मुद्दा वो अगर खत्म हो जाता तो लोकल स्टैंड आई खत्म हो जाता। और तब इन्होंने पाकिस्तान को एक ये एज अ काउंटर पॉइज बनाए रखने के लिए, फॉल्स काउंटर पॉइज, इन्होंने ये कहा कि ये भाई इनको तो न्यूक्लियर वेपन है। अभी सभी लोग कहते हैं कि वो 98 में जब उसका वो हुआ, आप बताओ 1987 में जब AQ खान ने फॉर्मली इंटरव्यू, AQ खान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम का वो था। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम along with many others, but later on he was the one who was calling the shots। और वो आके कुलदीप नैयर को आके 1987 में बुला के इंटरव्यू देता है कि वी आर ए न्यूक्लियर पावर। Did the Americans act against him? No, because they wanted it. They wanted कि ये बोगी चलता रहे कि पाकिस्तान is a nuclear power, so that
India does not overwhelm Pakistan because we are much larger country, uh, uh, much larger economy even then, and otherwise, I mean, human skills का डेप्थ देखो या किसी चीज का आप डेप्थ देखो, मैं तो पाकिस्तान इज नो कंपैरिजन। तो वो ये जानते थे कि हमको पाकिस्तान से काम लेना है, तो कोई बात नहीं, वो 26 से 11 भी उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं, आप फिर भी बोगी बनाए रखो कि न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के, सो दैट इंडिया डज नॉट टेक एनी एक्शन, और जो तो आप अफगानिस्तान में आप करना चाहते हो वो करते रहो आप ये करके। वरना अगर इंडिया मान लीजिए अगर उस समय अगर रिस्पॉन्ड कर देता, रिएक्ट कर जाता, विच मोदी साहब इज केपेबल ऑफ एट द स्केल विच मोदी साहब इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, तो उनका तो सारा गेम खत्म हो जाता। So it is not that they did not know about 26/11. All this while, क्योंकि इनका उस समय एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था, कुछ चीजें वो इराक में कर रहे थे, कुछ अफगानिस्तान में कर रहे थे। ईरान ऑल्सो वॉज वेरी मच फोकस एट दैट टाइम, और इसलिए इन्होंने ये न्यूक्लियर बोगी इसको बना के रखा। अब क्या हुआ है सर कि अब आप लोग तो, ओ ट्रम्प यार, व्हाट अ फुलिश मैन, यार व्हाट ही स्पीक्स ही डजंट नो, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन हिज ब्रेन एंड हिज माउथ, ही इज द लूज टंग, ये वो ठीक है, आप लोगों की ये हो गई सर, लेकिन इतना भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप बहुत लॉजिकली वो गया है सर, बहुत लॉजिकली गया है। इट इज ओनली व्हाट ही इज डूइंग इज दैट, जो वो मैंने कहा जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो तैयार हुआ था कोल्ड वॉर के समय में, उसको वो फाइनली बरी कर रहा है। और वो बेरी करने के लिए आप देखो कैसे कैसे लॉजिकली गया है ये। ठीक है सर, टेंशन हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आपने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कह चुका हूं कि इसके इस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कोई भी जैसे ये तो ह्यूमन क्या राइट्स के चैंपियन और ये वो, और ये तो पानी का मामला था, लाइफ एंड डेथ का सवाल है? कुछ नहीं बोला, जेडी वांस ने कुछ नहीं बोला। आपने फिर ठोका ठोका तो नूर खान बेस भी आपने ठोका। अब इनको एक वो मिल गया कि भाई हमारे एसेट्स तो ठुक गए जो तुम्हारे हाथ है, अब जो बचे हुए हैं यार इसको खत्म करो, बड़ा डेंजरस हो गया है, वापस तो हम ले नहीं जा सकते हैं, बड़ा मुश्किल है इसको ये करना। अब यहीं पर तो आप ही का प्रोग्राम में देख रहा था, आप लोगों ने कहा कि कराची में बड़े छोटे छोटे भूकंप जैसे वो हो रहे हैं, यानी कि इशारा इंडिकेशन ये है कि वो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हेड्स वहां जो रखे हुए थे, वो उसको धीरे 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 पूरा डिसमेंटल किया गया है। अब इसमें ये क्या हुआ है कि आसिम मुनीर को ये उसका दुर्भाग्य है कि ये सब कुछ उसके टाइम में हो रहा है, लेकिन उसका मुंह तो बंद रखना है भाई। आपको जो वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, ख्वाजा आसिफ ने जब कहा कि वी हैव बीन डूइंग योर डर्टी वर्क, तो क्या डर्टी वर्क में केवल जिहादिज्म शामिल है? नहीं सर, वो फेज तो कब का खत्म हो गया जब ये जिहादीज यूज कर रहे थे। जब ये खत्म हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया, तो उसके बाद इनको तो नहीं कहा गया कि आप जिहादियों को पाल, ये तो अपने मर्जी से पाल रहे हैं। और वो पाल रहे हैं तो बिकॉज मैंने कहा कि अमेरिका को ये बहुत जरूरी था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब ही बना रहे। पाकिस्तान अपना वो अफगानिस्तान में उनका कार्यक्रम चल रहा था अमेरिकन का 9/11 के बाद, तो उन्होंने कहा यार कि इसको इतने ही तक छोड़ो, न्यूक्लियर बॉगी बनाए रखो।
आखिर वो जो भाग के आए हैं वो शेल्टर भी लिया है उन्होंने यहीं पे पाकिस्तान। सो दिस एंटायर जियो पॉलिटिक्स वॉज प्लेइंग आउट। सर अगर ये बताइए, आपको तो सब मालूम है ना कि तालिबान किसने खड़ी की थी? नसरुल्ला खान ने सर, नसरुल्ला बाबर ने, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर था बेनजीर भुट्टो का। जब उसके उसके जब ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ तो वहां पाकिस्तानी फैले हुए थे, सारे उनके एसेट्स, उनके उनकी मिलिट्री के आपको तो याद होगा कि जब ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट हुआ तो कैसे मुशर्रफ ने सब कुछ इवैक्यूएट किया वहां से, जल्दी 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 जल्दी, अपनी जो वो जो उनके मिलिट्री एसेट्स थे, और अमेरिकन ने उनको वहां से उसको वापस लाने में, मतलब उस समय उन्होंने कुछ इंटरफेयर नहीं किया, चाहते तो रुक भी सकते थे। सो दैट दिस इज, ये बैकड्रॉप में यही कहानी है। आसिफ मुनीर, हाँ, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वी हैव बीन डूइंग इट डर्टी, ये एक तरह का ये था कि तुमने जिहादी नहीं, तुमने तो हमको जबरदस्ती सालन वो यहाँ पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी रखे हुए हैं, F-16 में रखे हैं, हमारा हेडेक है। अब हुआ क्या साहब कि हम नहीं जानते हैं कि ये क्या था, लेकिन इतना मैं बता दूं आपको कि जिस दिन ये शाहीन इन्होंने फायर किया, शाहीन फायर किया, वो आया आपको, द इंटेंडेड टारगेट वाज पालम एयरपोर्ट। ठीक है सर, एंड आई विल लिव वेरी क्लोज टू द पालम एयरपोर्ट बाय द वे। तो अ, वो इंटेंडेड टारगेट था, उसको सिरसा में इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया। अब यहां पर जो मेरी अपनी समझ है कि देयर इज नो वे यू कैन डिफरेंशिएट कि वेदर इट इज कैरिंग अ कन्वेंशनल वॉरहेड और इट इज कैरिंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड। तो इन्होंने कहा यार एक आ गया दिल्ली तक, अभी तो दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। तो इन्होंने बोला ठोको, ठोको और बिना किसी रिजर्वेशन के ठोको। तो ठोक दिया इंडिया ने। अब ठोक दिया तो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो पड़े थे वहां पे, दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। द ब्लफ ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम was called off, and the stage 2 for taking on the Iranian nuclear weapons का ये एक तरह का एक ग्राउंड जो है वो बनाया जा रहा था। ये दिस वाज ए precursor to the destruction of Iran's nuclear capability. तो उसके बाद से क्या होता है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ए थिंग। ठीक है, अब आदि मैं यही सवाल फिर से पूछता हूं आपको कि हाउ इज इट दैट Pakistan's nuclear weapons are less dangerous than Iranian nuclear weapons? भाई एक ही रीजन है ना, they're neighboring countries. They share a 800-kilometer border, sir. बॉर्डर के उस पार एक शिया के पास बॉम्ब हो, वो डेंजरस है। और ये जो कि जो जो फादर ऑफ ऑल जिहादी ग्रुप्स जो है पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मिलिट्री, वो डेंजरस नहीं है। दिस स्टैंड्स टू कॉमन सेंस। वहां आपने वो क्या वो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था फखरीजाद को मारा, उसने मारा सुलेमानी को, इन्होंने वो किया। AQ खान क्यों क्यों नहीं मारा सर? जब कह रहे थे कि नॉर्थ कोरिया को ये दे रहा है। नो, आई डोंट नो हाउ डू यू रिकंसाइल दीज टू। तो ये जो एक्शन हुआ है सर, ये एक परकर्सर था। इट वाज मतलब एक ग्राउंड, एक बेस तैयार किया गया फॉर एक्शन अगेंस्ट ईरान। अब होता क्या है सर कि इसमें
मैं आपको बताता हूं और ये ओवरऑल ये क्या है। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि वो ट्रम्प पागल है, ये है वो है, भाई साहब अगर वो 1 घंटे बात किया है पुतिन से, तो आप ये समझ लो कि पुतिन और इसमें ट्रम्प में कोई चैनल्स तो खुले हुए हैं, वरना टू हेड ऑफ स्टेट्स कभी 1 घंटा बात करते हैं? जेलेंस्की और पुतिन ने तो कभी बात नहीं की। तो उसने बात किया। अब है क्या कि ये जो पूरा मैंने कहा जो रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है जियो पॉलिटिक्स का, देर इज अ सेगमेंट एक जो आपका जो जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं, हो सकता है अमेरिका का डीप स्टेट इज एट ऑड्स विथ व्हाट ट्रम्प इज एक्चुअली डूइंग और व्हाट ही वांट्स, और ट्रम्प इज एट ऑड्स विथ व्हाट द डीप स्टेट इज डूइंग। तभी तो पुतिन ने सब कुछ सुना दिया उसको। उसको ये बोला कि तुमको मालूम है कि ये जो हमला हुआ है हमारे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे, ये डू ये आपके नॉलेज में था? बिकॉज ट्रम्प भी केजीबी का एक्स केजीबी है सर, वो सब जानता है हाउ द सिस्टम फंक्शंस। तो ये हुआ है सर। अब ट्रम्प का आपको मैं अभी बताता हूं। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये ट्रम्प चल रहा है सर। उसने अपने फर्स्ट टर्म में अब्राहमिक अकॉर्ड्स किया था। द वेरी टर्म, अब्राहमिक अकॉर्ड्स, हाउ इवोकेटिव। ये जितने अब्राहमिक रिलीजन है सब वहां पे पैदा हुए थे, है ना? चाहे वो जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सब वहीं से पैदा हुए थे। इवन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न एज अ जू। और फिर इनके आपस में जो हुए, जो भी डायनेमिक्स थे वो ये हुए। सो ही कॉल्ड इट अब्राहमिक अकॉर्ड्स। हाउ इवोकेटिव। और इसने सबको लाने की कोशिश की। कई लोगों ने इसमें स्पोक लगाने की कोशिश की अब्राहमिक अकॉर्ड्स के। कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरा जो इसका वेस्ट एशिया पॉलिसी जो है, इसका जो सन इन लॉ है क्लूजनर, वो उसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। बट नेवरदलेस अभी वो मिडिल ईस्ट गया था सर, ट्रम्प ऑन ए 2-3 डे विजिट। $2 ट्रिलियन का डील साइन किया है। 2 ट्रिलियन डॉलर्स का। और जो बाकी जो उसका अप्रोच रहा है, पोस्चरिंग रहा है, इट इज नथिंग लेस देन जनरेशनल कैलिब्रेशन in approach and policy of the United States of America towards the Middle East. अब क्या है कि ये जो कैलिब्रेशन इसका हो रहा है, उसमें दो सबसे बड़ी समस्या बीच में आती थी। वो था एक गाजा और एक था ईरान। तो गाजा को तो आप देख रहे हो क्या जो हो रहा है, आप तो रोज पढ़ते हो। People have become inured to that, what is happening there in Gaza. वहां पे लड़ाई कम हो रही है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और बाकी हमारे यहाँ, वहां पे लड़ाई ज्यादा हो रही है। ठीक है। और तो इसमें दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ये पूरे जो मिडिल ईस्ट का जो जियो पॉलिटिकल रीसेट की जो बात कर रहे हो, वो है गाजा एंड ईरान। अब आप देखिए कि जब ये 3 दिन के फोरे में यानी यात्रा पर गए हैं ट्रम्प, तो ये सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, $600 इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया, 1.32 ट्रिलियन डॉलर्स कतर से डील साइन किया सर। बोइंग
$64 billion deal with Qatar Airways. Boeing ka. This is quite in the news. So $45 billion deal with Emirat Etihad Airways, sir. कतर ने एक ट्रंप को गिफ्ट दिया 747 जेट टू रिप्लेस एयरफोर्स 1 जेट, जिसका कॉस्ट है $400 मिलियन। और उससे भी सिग्निफिकेंट क्या है सर, जिसका आने वाले दिनों पे दुनिया पर बहुत असर पड़ेगा, दैट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर डील विथ यूएस $200 बिलियन। नाउ दैट इज मैसिव। और वहां पे यूएई में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट डाटा सेंटर बनने वाला है। तो आप समझिए सर कि ये कितनी बड़ी ये कितना बड़ा बदलाव है, कितना क्रांतिकारी ये बदलाव है। ऊंट से तेल की तरफ, पेट्रो डॉलर्स की तरफ। पेट्रो डॉलर्स ऑल्सो स्पॉन्ड इस्लामिक फंडामेंटलिज्म फॉर जियोपॉलिटिकल रीजंस। और वहां से आप बात कर रहे हैं द बिगेस्ट डाटा सेंटर। ये ट्रंप कर रहा है सर, ठीक है। उसके बाद इसने आर्म्स डील किया है सऊदी अरेबिया से $142 बिलियन। जो कतर में जो उदैद एयरबेस है $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट उसको अपग्रेड करने के लिए। कतर हैज गॉट द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस। तो ये पूरा का पूरा दिस ड्रास्टिक रीओरिएंटेशन, ठीक है ना, पिछले कई दशकों में सब ऑफ यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट से। पहले क्या था सर कि ये ना बड़े बड़े इंटरवेंशंस करते थे, इराक को ठोक दिया, खत्म कर दिया, उधर ये कर दिया, आईसिस को तैयार कर दिया, ये इराक से कुवैत पे हमला करवा दिया, दोस काइंड ऑफ इराक वॉक करवा। तो ये था ना, ये बिग फुटप्रिंट इंटरवेंशंस पहले होते थे। इसने कहा ये सब छोड़ो, हमको पहले और काउंटर टेररिज्म, मतलब फॉर द हेक ऑफ इट एक काउंटर टेररिज्म का भी मुद्दा चलाते थे वो लोग। तो बीच बीच में डेमोक्रेसी का भी गाना गाने लगते। इसने कहा ये सब कुछ नहीं, आई एम प्योरली ए ट्रांजैक्शनल मैन। भैया बिजनेस है, जब बिजनेस टेक्स आपके बढ़ेंगे तो ये रीजन भी बदलेगा। तो उन्होंने अब उसने अपना इंटेंट साफ कर दिया कि ये पूरा जो है यहाँ पे जो जो ओवर आर्चिंग जो थीम जो जो एजेंडा है हमारा, वो है कॉमर्स एंड बिजनेस और ट्रेड, ठीक है सर। लेकिन ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स को अगर उसको फिलिप देना है, उसको राइट इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना है, एक राइट इकोसिस्टम देना है, तो देन यू रिक्वायर एक किसी तरह का एक कॉरिडोर। उसके बिना कोई रीजन डेवलप नहीं हो सकता। सो दैट इज वेयर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर कम्स इन। और एक तरह से अगर हम इसको ये जो ट्रंप का जो ट्रिप था और जो कुछ भी हो रहा है ये मिडिल ईस्ट में, हम इसको जो अंग्रेजी में ना अगर हिंज मोमेंट कहें, ठीक है ना, हिंज मोमेंट अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा। और एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जो पूरा रीजन है मिडिल ईस्ट, वो मल्टीपोलर बना हुआ है, को बनाया जा रहा है। कतर, गाजा और ईरान। कतर जो है वो गाजा, देखिए वो मीडिएटरी रोल भी प्ले कर रहा है, ईरान में भी वो प्ले कर रहा है, ईरान को लेके गाजा को भी लेके कर रहा है। इन सारों के लीडर्स जो हैं
वो कतर में ही आके रहते थे। और ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिकन मस्ट बी इट मस्ट बी द टैसिट एनकरेजमेंट ऑफ द अमेरिकन कि तालिबान भी वहीं आके बात करता था, ईरान के भी जो लोग हैं वहीं आते थे, एक हमास के भी लोग वहीं आते थे, लीडर्स जो है। उसके बाद वो मेडिएटरी रोल यूक्रेन में भी प्ले करने की कोशिश की है। तो यही नहीं, यूक्रेन, वेनेजुला, सूडान में, मतलब ये लोग मेडिएटरी, इट दे आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू दैट अरब डेजर्ट, ये अब मेडिएटरी रोल भी प्ले कर रहे हैं, और जिसको एनकरेज किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और सीरिया को सऊदी अरेबिया और कतर ने मिलके उसके डेट थे $14.5 मिलियन टू द वर्ल्ड बैंक। वो सऊदी अरेबिया और कतर ने मिलके उसको दिया है इसको। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने दे प्रोडेड ट्रंप की इसको रिकॉग्नाइज कर लो, जुलानी को, ठीक है। तो उसने उसको ऑफिशियल उसको उस सैंक्शंस हटा दिया, सॉरी नॉट रिकॉग्नाइज, बोला सैंक्शंस हटा लो इसका, ट्रंप ने सैंक्शंस हटा दिया है। तो ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीरिया के पास कोई और सोर्स नहीं था आफ्टर ट्रंप हैज डिसमेंटल्ड यूएस एड। तो ये बड़ा मुश्किल था इसको कहीं से ये मिलना। सो दिस इज ऑल दिस फंडिंग दैट हैज हैपेंड, दिस वेव जो दोनों ने मिलके $14.5 मिलियन जो दिया है, इट इज नॉट, इट इज सॉरी, इट इज 15.5 मिलियन। वो एक बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स रिकंसिलिएशन ऑफ द रीजन। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि गल्फ कंट्रीज जो है वो न्यू सेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने बात की। उसके बाद वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। और पूरे रीजन को एट द बिहेस्ट ऑफ ट्रम्प, द होल रीजन इज बीइंग इंटीग्रेटेड। तो ये गेम समझ लीजिए कि अरब वर्ल्ड को ये किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहा था। दे हैव बॉट पीस विद इजराइल। अब ये जो इंटीग्रेशन, ये ट्रेड, कॉमर्स, ये सारा कुछ, when you look at the initiatives, there are two major impediments, as I said earlier, और वो है conflict in Gaza and fear of potential war with Iran. Mark my words, I'm using fear of potential war. वो तो आज हो ही गया ना सर। मतलब fear of potential ये था कि लोगों को ईरानियंस धमकी दे रहे थे अमेरिकन को कि अगर हम पर हमला हुआ तो आपके जितने बेसेस हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हम उसको टारगेट करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट था। तो ये सर क्या है कि बीच में ये जो यूएस का जो स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, उसने निगोशिएशंस करने की कोशिश की। ट्रंप ने काफी इंड्यूसमेंट्स दिए ईरान को, अपने तरीके से उसने थ्रेटन भी, कुछ काम आया नहीं। तो जब सब कुछ फेल हो गया, तो आपको तो मालूम है ईरान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। उसने कहा कि भाई ये तो नो गो सिचुएशन हो गया है, इसलिए इजराइल ने पहले ठान ली थी कि इसके न्यूक्लियर वेपन्स को अब हम टारगेट करेंगे। और चूंकि पाकिस्तान भी एक वहां पर भी न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए थे, they are driven out of the picture, so India had set the stage for Israel to take action against Iranian nuclear weapons program. तो ये कहानी है सर। और
इसको इस नजरिए से देखिए और इस पर चिंतन, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो मैंने कहा उस पर चिंतन करें वो, कि एक कोल्ड वॉर को डिसमेंटल करने के लिए एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार की गई थी। उस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना बहुत जरूरी था। उस स्ट्रक्चर में आई मैंने 19 से द ईयर दैट वाज 1975, बहुत कुछ हो रहा था उस समय 1979 में। इनफैक्ट कोई किताब नहीं लिखी गई। मैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड on taking up this subject for a book. The year that was 1979, और बहुत सारी चीजें हैं अगर आप वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स देखें तो। सोवियत इन्वेजन हो गया सर, अफगानिस्तान में चक्कर पड़ गया हाँ, था, ईरान का चक्कर बहुत पड़ गया था, बहुत सारे टेररिज्म केम अप, वो उधर पे हाँ, हाँ, दी वो क्या है वो जो आपके आयरलैंड एंड ब्रिटिश स्टार्टेड अप, rise of Ziaul Haq, then that 79 was a very, very eventful year in the history of the world. एंड तो न्यूक्लियर ये टेंशन उसको काफी हाई थे उस टाइम पे। तो उसको डिसमेंटल करना था। और यही नहीं है, ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिका ने जैसे क्या है वहां पर रखे हुए हैं, यूरोप में, जर्मनी में रखा हुआ है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अपना। जो उनका थ्रेट परसेप्शन उधर था वही अफगानिस्तान में भी था। जो नाटो को लेके था या यूरोप को लेके था वो उधर भी था। सो दे हैड प्लेस देयर न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स देयर एंड दैट प्लेस देयर टैक्टिकल न्यूक्लियर हियर। तो क्या अमेरिकन ये जो हमने टारगेट किया इनके ये नूर खान फैसिलिटी को, क्या उससे दुखी है वाकई में? मुझे नहीं लगता। और उसके बाद अभी यहाँ पर है आसिम मुनीर को बुलाया। अरे आसिम मुनीर का तो कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। फील्ड मार्शल के एपलेट्स पहना दिए, चल तू खुश हो जा। वो गोपीनाथ बाजार से खरीद के, पता नहीं मिलता नहीं होगा वो, नहीं फील्ड मार्शल के एपलेट्स नहीं मिलता होगा, चलो कहीं वो पहन ले ऊपर से और नीचे से उसको नंगा कर दिया लेके। अब हमारे यहाँ लोग परेशान घूम रहे हैं। उसको तो बुला लिया जी, उसको तो बुला लिया। अरे क्या करेगा वो? उसको नंगा करोगे, अब क्या, अब उसको मार दोगे तो क्या होगा उसको? ये भाई ठुकाई के बाद उसको कुछ तो आपको उसको फेस सेविंग तो कुछ देना पड़ेगा उसको। तो ये है आदि वो जो ख्वाजा आसिफ का जो वो स्टेटमेंट था, मेरे कान में वो रिंग करता रहता है कि वी डिड योर डर्टी वर्क। अब वो डर्टी वर्क जो है वो उनका कहा कि अब मत करो तुम डर्टी वर्क यार, अब ये सर ये पाकिस्तान से मांगेगा क्या सर? क्या पाकिस्तान से मांगेगा क्या सर? पाकिस्तान क्या मांगेगा यूएसए से? नहीं बोथ वेज, व्हाट विल पाकिस्तान आस्क फॉर एंड व्हाट विल यूएसए आस्क फॉर पाकिस्तान? देखिए क्या था ना, मेरा अपना मानना है कि एक बड़ा अच्छा एक सवाल उठता है कि यूएसए, एटलीस्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, considers China to be enemy number one, if not adversary number one. Sorry, let's put it the other way around. Adversary number one, if not enemy number one. अब इन दोनों के साथ डीलिंग है पाकिस्तान की। Not dealing, I mean it has got it is a strategic embrace with China. जब ये सेंटो वंटो खत्म हो गया, सेंट्रल वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह टूट गया, सो इट वेंट इनटू एन स्ट्रेटेजिक कोल्ड वॉर भी बाद में खत्म हो गया 10 साल के बाद। वो सोवियत यूनियन जब कोलैप्स कर गया, सो इट वेंट इनटू अ स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस विद चाइना। और
very much with the encouragement of the Americans कि भाई सुनो यार, अब ना हम तुम्हारा उतना ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो तुम देख लो अपना क्या कर सकते हो यार। तो अफगानिस्तान वगैरह में था तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंस थी, धमकी वमकी भी दिया इनको, और ये धमकी सुन भी लिया। वो आर्मिटेज आके मतलब लिटरली इनको तो गुंडे की तरह उसने बात की थी ना इनसे, एंड दे लव्ड ऑल दैट। क्यों लंप किया? क्योंकि कुछ चाबी इनके पास अभी भी थी, बहुत सारी चाबी इनके पास। बाकी वो छोड़ दीजिए, वो बच्चे और प्रॉपर्टीज और ये और वो सब। प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट द अमेरिकन बाद में अगर वो रिजेंट भी करते थे, कर रहे थे पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस, दे कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि उनके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और डिलीवरी सिस्टम्स यहाँ पड़े हुए थे। दे कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज ये नूर खान एयरबेस जो था उसको यहाँ ये मेंटेन किए हुए थे, तो ये उसका एडवांटेज उठा रहा था। तो ये पाकिस्तान जी। मेरा इसके अंदर एक छोटा सा सवाल है सर, जब हमने ये करा, हमने थोड़ी जगह से जो अमेरिका के यहाँ पर चीजें पड़ी थी उसको थोड़ा सा वीकन तो करा होगा ना, उसकी पोजीशन को। नहीं, कोई यहाँ पर आई डोंट थिंक किसी को इस बात का, देखिए हमारे आपके बीच में जितने भी मैं कई डिस्कशंस में आपके साथ, दीक्षित साहब के साथ जयपुर डायलॉग्स में ऐसे भी जब भी बात होती थी तो ये बात तो आती थी एक बार उठ के कि पाकिस्तान हैज नो कंट्रोल ओवर एनी न्यूक्लियर एसेट्स। ये आती थी बात। ये कैसे होता, ये कैसे हो रहा था, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो मोदी साहब ने समझा दिया कि कैसे हो रहा था, वो दुनिया के सामने खुल के आ गई। इस सीक्रेट को एक सीक्रेट रखने के लिए दे हैड टू दे हैड टू कीप ऑल द आर्मी चीफ्स ऑफ पाकिस्तान इन गुड ह्यूमर, और रादर द पाकिस्तान मिलिट्री इन गुड ह्यूमर, इस चीज को वो रखने के लिए। और उसका इन्होंने फायदा उठाया। फायदा जब तक फायदा यहां तक उठाया कि जब उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जब ये किया, दैट वाज द रेड लाइन फॉर द अमेरिकन का। ये अरे बाप रे, ये मैं मिडिल ईस्ट में इब्राहिमिक अकॉर्ड्स कर रहा हूं, मैं रीजन में वो कर रहा हूं, मैं वहां कॉरिडोर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो हमारा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सेंटर्स है द पर्शियन गल्फ, उस स्ट्रेटजी का तुम उसी पे चोट मार रहे हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। तब जाके इन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा रेड लाइन, ये नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो रही है वो बिल्कुल ब्लैकमेल की रही है सर। कोई आदमी अपने पार्लियामेंट में खड़ा होके ये बोलता है कि आप वी डिड योर डर्टी वर्क फॉर सो मेनी इयर्स। अरे तुम क्या आदमी हो यार? अगर कर भी रहे थे तो बोलने की क्या जरूरत है? अभी क्या हुआ है सर? अब लेट्स ड्रॉ ए पैरेलल। जब ट्रंप ने नाटो को कहा कि भैया सुनो, ये मुफ्तखोरी नहीं चलेगी यार, कि हम तुमको सुरक्षा प्रदान करें और ये करें और तुम मजे करो और हमारे पैसे खाओ, जब उसने जो कहा तो सारी यूरोपियन कंट्रीज क्या, वी विल हैव टू थिंक अबाउट द अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला। फिर फ्रांस भाई साहब आ गए कि अगर जरूरत पड़ा ऐसा तो हम देंगे। तो आवाजें उठी थी ना सर। तो वैसे यहां पे है। तो इस पूरे सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? लास्टली आई मीन अपना भी तो एक एंगल बीच में आएगा। व्हाट शुड वी डू टू काइंड ऑफ
play this to our advantage? नहीं, मैं इंतजार करूंगा इसका 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 क्या आउटकम होता है। ये जो if I may, sorry, just to add, what should be the touch points that we should see? क्या क्या देखना चाहिए हमको होते हुए when we know, अच्छा हाँ ठीक है ये चल रहा है। देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, लोग मेरे से शायद डिसएग्री करते हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कहीं न कहीं आपके लिए अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो रिस्पेक्ट ये जरूर है कि यू आर ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। उनको ये है कि आप कहीं उल्टे पुल्टे किसी को नहीं दोगे यार। आपके लिए यू हैवंट कॉल्ड इट एनी हिंदू बॉम्ब और वट एवर बॉम्ब, ठीक है ना सर। वो ये सब चीज वो इसके बारे में उनको इत्मीनान। जिस दिन आपसे उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन किया सर, वो एक बैक रूट था आपको ये न्यूक्लियर जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में है उसमें लेजिटिमेसी देने का सर। वो पाकिस्तान को नहीं दिया उन्होंने कभी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड, और कभी इसको तो डिसमेंटल इसको करना ही था इनको। तो उन्होंने उसको डिसमेंटल किया। और आप क्या पूछ रहे थे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि जो मोदी साहब ने कहा कि ये हमारे यहाँ कहते थे डोंट फॉरगेट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर, एक एयर मार्शल साहब बोल रहे थे उस दिन टेलीविजन पे जब ये हो रहा था कि दे आर नॉट ए पुश ओवर। तो मोदी साहब ने जब कहा ना कि अब धमकी नहीं चलेगी ये न्यूक्लियर वेपन्स की, उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला था, ठीक है सर। तो अब सबसे बड़ा फर्क ये हम पर पड़ा कि वो हमको वो वी आर नॉट इवन कंसर्न कि तुम्हारे पास क्या पटाखे हैं, तुमने लॉपनोर में फोड़ा, तुम्हारा एक्यू खान ने क्या चुराया नहीं चुराया। हम इतना जानते कि हमारे पटाखे जो हैं वो असली पटाखे हैं, ठीक है। वो कोई चोरी वोरी के पटाखे नहीं है। तो हम उसमें ये है। दूसरा क्या है कि इससे पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर में तो बहुत फर्क पड़ेगा। जो उनका तरीका अभी तक रहा है प्रॉक्सी वॉर का, उसमें बदलाव जरूर आएगा। तीसरा ये है कि एक पैराडाइम तो हमने सेट कर ही दिया जब हमने रिएक्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जब जो पहलगांव में हुआ, वो पैराडाइम अभी वो चलता रहेगा। अब आगे क्या होगा इसके बीच में कि बिकॉज ये एक नया पैराडाइम सेट हुआ, अब मानसिकता तो बदलेगी नहीं पाकिस्तान की, जिहादी तंजीमों की भी इतनी जल्दी मानसिकता नहीं बदलेगी। तो वो हो सकता है कुछ ऐसे ऐसे काम करें अकेले या किसी और देश से मिलके, किसी आपके जहाज में साइबर अटैक करवा दे। अब ये 787 में जो हुआ है अहमदाबाद में, मेरी अपनी राय है, यू कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी। पहले भी हुआ है सर, जापान में हुआ है। हाँ, थालेस कंपनी जो है उसने पूरी एक बुकलेट जारी की थी, ये चाइना का जो ये साइबर ये है उसका। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने मित्र देशों तुर्की के द्वारा कुछ करवा सकता है भाई। तुर्की के इंजीनियर साहब के ये कर रहे हैं, दैट इज हाउ यू पेनिट्रेट। तो इस तरह के चीजें जो हम अभी तक जो इनका पैटर्न था, जैसे 2611 एक पैटर्न था सर, मतलब जो एग्जिस्टिंग पैटर्न था उससे एक मेजर डिपार्चर था।
It was a maritime jihadi attack. तो उसी तरह से हम जो ये मैंने आपको ये बताया कि नए तरीके ढूंढेंगे, नए वो करेंगे, और ये समझ जाइए सर कि एक केवल पाकिस्तान नहीं ठुका है, पाकिस्तान ठुका, चाइना साथ में ठुका। बहुत एम्बैरेसिंग था कि उनके सिस्टम्स चाइना को पाकिस्तान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तुर्की ठुका, आपने उसके बेरख्तियार जो और वो बाकी सब जो है सब आपने ऐसी की तैसी कर दी, उसका तो पूरा इज्जत का फलूदा बना दिया आपने, तो वो भी तो गुस्से में है। और एर्दोगन भी एक तरह का वो टेररिस्ट है, तो सबको मालूम है। सो आई विल रेस्ट माय केस हियर, और मेरी अपनी ये सोच है। अब देखिए ये क्या होता है इसका, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मिडिल ईस्ट में दो बहुत बड़ी समस्या थी, गाजा और ये ईरान, और उसके लिए उसके पे कार्रवाई हुई है, पहले से भी चल रही है, और ये पूरा रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, ये जियो पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग चल रहा है। और ट्रंप को कृपया डोंट डू द मिस्टेक, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो एक उसका अपना स्टाइल है। जबरदस्त स्टाइल है सर उसका, लेकिन जो भी कह लीजिए लोग परेशान हो रखे हैं हमसे। नहीं परेशान वो क्या है, वो आप देखो, वो टैरिफ कर दिया, ओके 100% टैरिफ चाइना पे। अब उसने बता दिया ना कि देख यार, मैं तू कितना वल्नरेबल है। उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा रेयर अर्थ, हाँ ठीक है। अब चाइना स्टेटमेंट दे रहा है कि रेयर अर्थ विल फ्लो, दिस इज द वर्ड दे हैव यूज्ड। इवन हमारे साथ वही है सर, दे वांट टू, अभी आज सुबह स्टेटमेंट आया, दे वांट टू साइन द एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट ऑन रेयर अर्थ सप्लाईज, बट इंडिया ठीक है जो छोटा मोटा अग्रीमेंट करेगा उसके बाद अपना काम हम कर रहे हैं। So yeah, I mean you're very right. World is changing and there is going to be crazy amount of geopolitics happening. हमको बस सीखना पड़ेगा how to put two and two together to figure out दुनिया में हो क्या रहा है. Thank you for helping us looking at the light, sir. It is going to be some amazing times ahead. Audience से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डू राइट योर कमेंट्स. आप क्या सोचते हैं, मैंने क्या बोला, क्या हो रहा है, कैसे जाएगी आगे दुनिया, लेट अस नो. एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू कंट्रीब्यूट. QR code, PayPal, super stickers, super chats are your options. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.